नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, बेसिक जानना चाहेंगे कि इज़राइल की क्या नीति है अरब देशों को लेके, उसका क्या मंशा है, वो क्या चाहता है और उसकी प्लानिंग क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे पूरे क्षेत्र को लेके। उसके लिए ज़रूरी है जानना, ये एक 1996 में जब ये आए थे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्हीं ने एक थीसिस थी उनकी और उनका एक प्लान था जिसको उन्हीं ने कहा था कि क्लीन ब्रेक फ्रॉम ओस्लो, यानी ओस्लो एकॉर्ड जो है, यानी पैलेस्टीनियन के साथ पूरा ब्रेक करो और ये जो कुछ भी कैंप डेविड, ओस्लो, ये सब हुआ, ये इसको छोड़ो एकदम। और बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत पहले से था इन लोग का प्रोग्राम, और वो कोशिश ये थी कि किस तरह से ग्रेटर इजराइल बनाया जाए और उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना चाहिए ग्रेटर बनाने का। और फिर ये भी था, एक पॉलिसी इनकी ये थी कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इजरायली फॉरेन पॉलिसी या अमेरिकन पॉलिसी इजराइल पॉलिसी एक होनी चाहिए, एक ही सिंक में होनी चाहिए। जो अमेरिका के दुश्मन है वो इजराइल के दुश्मन है, जो इजराइल के दुश्मन है वो अमेरिका के दुश्मन है। ये काफी कामयाब रहे इसमें, और इनको सपोर्ट भी मिला एक तरह से अरब देशों से, क्योंकि जो इनके जो प्रॉब्लम थी वो कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स जो थी, पर्शियन गल्फ रीजन की, जिसे खाड़ी का देश हम कहते हैं, और उनकी भी वही प्रॉब्लम थी। तो इसलिए कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट अरबों से भी हो गया था, यानी ईरान, शिया होती रेबल्स या इराकी मलेशियास या और दूसरी जो बाद में इमर्ज हुई, एक्सेस बनी, ये सब धीरे धीरे उन्हीं का रहा। ईरान उनका शुरू से था, ईरान इनका भी, और अमेरिका के भी। ईरान की पॉलिसी अमेरिकन इजरायली पॉलिसी को पूरी तरीके से रिजेक्ट करती थी, उस क्षेत्र के खिलाफ काम करती थी। तो इनका जो क्लीन ब्रेक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर उसके बाद ये था कि इन्हीं ने उन सभी रिजीम को चेंज करने की बात की जो एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल थी। स्टार्ट हुआ इराक से, हालांकि इराक ने काफी कोलैबोरेट किया था जब ईरान, सद्दाम हुसैन पावर में आए। सद्दाम हुसैन से पहले जरूर वो लोग, अहमद हसन अल-बग्स जो वहां के प्रेसिडेंट थे, वो इजराइल के बहुत खिलाफ थे, नेशनलिस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहे। लेकिन जब सद्दाम हुसैन आए, उन्हीं ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। 80 से 88 तक युद्ध चली, तो अमेरिका से उनको सपोर्ट भी कर रहा था, कंजर्वेटिव अरब भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलग कारण थे। उसका कारण ये था कि अमेरिका को लगा कि अगर इराक में रिजीम चेंज हो जाएगी तो तेल के ऊपर प्रो अमेरिकन रिजीम बन जाएगी, जिसपे एक तो सद्दाम के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं था, और फिर सद्दाम ने जो कुछ किया है ईरान के बाद कुवैत में कब्जा किया, तो उनको लगा कि अब जो है वहां पे जो प्रो अरब रिजीम होगी, उसमें जो है प्रो अमेरिकन रिजीम इराक में का गठन कर दिया जाएगा। तो इराक में क्योंकि तेल के सबसे बड़े भंडार हैं और इराक का तेल जो है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसके रिफाइनिंग चार्जेस भी बहुत कम है, तो तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल चाहते थे। इजराइल भी इसी बात को कह रहा था कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो पूरा एक अलग कभी बात की जाएगी। तो इराक से शुरू हुआ। यही जो इनकी पॉलिसी थी उसको पूरी तरीके से अमेरिका में नियोकॉन्स जो थे, न्यू कंजर्वेटिव, वो भी पूरी तरीके से सपोर्ट रहे थे, और एक बहुत बड़ा ग्रुप था इसके पीछे। बहुत लोग हैं, उसके लंबी लिस्ट है मेरे पास उन नामों की। फिर उसके अलावा ये भी था कि जायनिस्ट क्रिश्चियंस जितने थे वो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। और हमने देखा जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें डिक चेनी, रम्सफेल्ड और खुद प्रेसिडेंट बुश भी का इसी लाइन के को फेवर कर रहे थे। तो वहां से शुरू हुआ। पहले इराक की रिजीम चेंज हुई, इराक के फौरन बाद इनको सीरिया की रिजीम अमेरिकन को चेंज करनी थी, लेकिन अमेरिकन वहां पे फंस गए। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और शिया और ये सब खड़े हो गए, फिर उधर दूसरी तरफ से अलकायदा वाले भी आ गए वहां पे, तो एक बड़ी समस्या हो गई। तो इराक सीरिया रह गया, वरना इनका प्रोग्राम था ईरान और सीरिया की रिजीम को चेंज करना। इजराइल का जो मानना ये था कि पहले जितनी नेबरहुड में रिजीम्स हैं उनको बदल दो, यानी उसमें सीरिया, लेबनान में प्रो इजरायली रिजीम,
और फिर उसके बाद इराक, ये तीन वो भी चाहते थे कि रिजीम्स चले जाएं, और अमेरिका भी यही चाहता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि अमेरिकन, इजराइल ने एक और पॉलिसी अडॉप्ट की। इजराइल का कहना यह था कि उससे पहले ये हो रहा था 1996 से पहले कि ये लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ रहे थे। इजराइल की पॉलिसी जो थी, नेतन्याहू की जो थीसिस थी, उन्हीं ने किताब भी लिखी, और फिर उसके बाद जो उन्हीं ने स्पीच भी दी है, वो जो बहुत मशहूर उनकी स्पीच है यूनाइटेड नेशंस में और दूसरी जगहों पे। उन्हीं ने कहा कि आतंकवादियों से नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए उनसे जो आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, उन स्टेट से, उन रिजीम से लड़ाई होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो कौन कौन सी स्टेट हैं, तो वो ईरान थी, था, फिर ये था सीरिया, सोमालिया, सूडान, ये सारी जो रिजीम्स थी, लीबिया, इन सब का उन्हीं ने कहा जो एंटी अमेरिकन थे। हालांकि इसमें से बहुत से लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे मिलिटेंट्स को, इस्लामिक मिलिटेंट को तो नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। बहरहाल ये एक पूरा उन्हीं ने नक्शा बनाया कि हमें 7 रिजीम्स उन्हीं ने आइडेंटिफाई की, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इसमें रिजीम बदलनी चाहिए। तो बहुत इराक गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि सोमालिया में इथोपिया की मदद से सोमालियन रिजीम में रिजीम चेंज हुआ, वहां पे तब से एक प्रॉब्लम चल रही है। फिर उसके बाद ये हुआ कि सूडान से साउथ लेबनान, सूडान को अलग कर दिया, जहां पे तेल ज्यादा भंडार था, वहां आज भी लड़ाई चल रही है, और सूडान को बिल्कुल बैंकरप्ट कर दिया। और फिर बाद में अब वहां पे तख्ता पलटा, इस्लामिक रिजीम गई, तो फिर उसके बाद दूसरी रिजीम आई, वो डेमोक्रेसी चाहती थी, मिलिट्री के साथ मिलके उन्हीं ने हुकूमत बनाई, और फिर बाद में मिलिट्री ने इलेक्टेड, वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी या जो भी डेमोक्रेटिक अलाइड थे, उनको हटा के स्वयं सत्ता में ले लिया, और वहां पे आर्मी के अंदर विभाजन हो गया, आपस में लड़ाई लड़ने। ये सारी मुल्क जो थी, फिर बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क थे अरब देश के, लीबिया, जहाँ तेल के बड़े भंडार बनते थे, वो 2011 में उसको वो खत्म हो गया। 2011 से अमेरिकन लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे सीरिया में रिजीम चेंज करने का, मगर नहीं कर पा रहे थे। बाद में अभी पिछले 1 साल के अंदर इजराइल ने पूरी तरीके से जितने भी सीरिया में मिलिट्री एसेट्स थे, भंडार थे, जहां जहां सैनिक थे, उन सबको उसने ध्वस्त किया। और बाद में मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप, ये जबहतुल नुसरा और दूसरे 3 अलग जो थे, जिनको सीरिया सपोर्ट कर रहा था, जिनको की सपोर्ट वहां से मिल रही थी, टर्की से, तुर्किया से सपोर्ट मिल रही थी। रजब तैयब अर्दोगान उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी था कि सीरिया की रिजीम बदलेगी तो वो कंट्रोल कर लेंगे जो वहां पे कुर्दिश रेबल्स हैं वहां के ऊपर, उन सबको। तो सबका इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट था, इजराइल का भी और टर्की का भी। टर्की वैसे भी हमेशा इसका डुअल रोल रहा है, ये हमेशा, क्योंकि नेटो का एलाई है, ये बात बड़ी बड़ी करता है, लेकिन काम नेटो ही करता है, ऐसे काम करता है जिससे खुश हो जाए नेटो, और ताकि उसको टेक्नोलॉजी भी मिलती है, और फिर उसके जो कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत फायदा होता है वहां से। तो इन लोगों ने सीरिया की रिजीम बंद कर दी। सीरिया की रिजीम बंद करने से हुआ ये कि जो सप्लाई रूट था हिजबुल्लाह का, वो बंद हो गया, ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में खत्म हो गया, रशिया वीक हो गया। अब जो रिजीम है वहां से वो कह रही है कि रशियन बेस भी वहां पे हटना चाहिए। तो ये एक सारा एक के बाद एक गिर गए, बस अब एक रिजीम बची है, वो ईरान। अब उसका नंबर, ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। ये हुआ जरूर सीरिया की रिजीम जाने से हुआ ये कि सारे अरब कमजोर हो गए। सीरिया की रिजीम कोई अच्छी रिजीम नहीं थी, मगर वो इजराइल को रोके हुए थी। अब इजराइल इतना इम्बोल्डेंट हो गया, इतना जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी वजह से अब उसका दूसरा प्लान आ गया। अब वो ये हुआ कि वो गाजा के लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं, अमेरिकन वो करने लगे। वो पहले तो वही कर रहे थे, अब अमेरिका ने कहा कि नहीं तुम हटो, हम ले लेंगे गाजा को, और वो गाजा के ऊपर उन्हीं ने कहा। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा था, वो ट्रम्प, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, वो कह रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं।
अब उन्हीं ने कहा है, तो अब उससे ये हो रहा है कि जॉर्डन इजिप्ट में बड़ी हालात बिगड़ रहे हैं, वहां पे नेशनलिज्म है, वो इस रिजीम के वो नहीं चाहते कि हमस या वो ये नहीं चाहते, बेसिकली उनकी थिंकिंग ये है कि फिलिस्तीनी वहीं पे रहें, ग्रेटर इसराइल नहीं बनना चाहिए, ये आम जॉर्डन और उसकी फिक्र है। और सऊदी अरेबिया को भी डर लगने लगा कि ये तो इराक तक आ गए, बॉर्डर तक आ गए हैं, और इराक में अगर रिजीम चेंज की या शिया रिजीम को हटा के प्रो अमेरिकन रिजीम की भी बात चल रही है, तो फिर तो ये सऊदी बॉर्डर पे आ जाएंगे इसराइल। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या इन लोग के सामने खड़ी हो गई। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये युद्ध नहीं चाहते कि युद्ध हो ईरान से, अगर ईरान युद्ध के ऊपर अटैक होता है तो ऑल आउट वॉर हो जाएगी, उसमें सबका नुकसान है, खासतौर से सऊदी खाड़ी के देशों का सबसे ज्यादा। अब ये है कि ये लोग जो है दे आर पेइंग, इनका एक तरह से देखा जाए कि ये जो इन्हीं ने गाजा में जो कुछ भी हो रहा था उसमें पूरी सपोर्ट इजिप्ट, जॉर्डन और उसके अलावा दूसरे बहुत से देशों ने इजराइल की कर रहे थे। कुछ खामोश थे, कुछ ओपनली कर रहे थे, कुछ चुपके चुपके कर रहे थे, ये चल रहा था। ये लोग अरब ये सोच रहे थे, अरब रिजीम, कि भाई ये लड़ाई इजराइल और ईरान की प्रॉक्सिस के बीच में हो रही है, अगर ईरान शिया प्रॉक्सिस कमजोर होते हैं तो इसको होने दो, उनके लिए बेहतर होगा। उन्हीं ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दूसरी नई समस्या आ जाएगी। कोई प्लानिंग ही नहीं था अरब के पास। इजराइल के पास प्लान था, वो एक जमाने से एक प्लान के ऊपर काम कर रहे थे, 67 से कर रहे थे कि किस तरह ग्रेटर इजराइल बनाना है। धीरे धीरे उन्हीं ने सेटलमेंट्स बढ़ाते गए, सेटलमेंट पॉपुलेशन वहां पे बढ़ी। अब वो सीरिया को 3 हिस्से में उन्होंने डिवाइड कर दिया है देखा जाए तो, और जो गोलान हाइट्स का पूरा कब्जा कर लिया है, माउंट हरमन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं उसके ऊपर इनका कब्जा है, वहां से अब वो सर्वेलेंस लेबनान के लिए भी कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि वो दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है वहां से केवल 20 किलोमीटर दूर पे बैठे हुए हैं। जब चाहेंगे, कुछ लोग वहां ये भी कह रहे हैं कि सीरिया को दमिश्क तक इंटर करने की बात कर रहे हैं इसराइल की, और कुछ वहां पे अभी थमे में है। लेबनान के अंदर प्रो अमेरिकन प्रो इजरायली रिजीम बनाने में कामयाब हो गए, हिजबुल्ला कमजोर हो गया, ये सारे सब कमजोर हो गए, पूरे अरब भी कमजोर हो गए इनके साथ साथ। अब दूसरी तरफ ये भी है कि अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वार्न कर दिया है इन लोगों को कि वो अपने जो उनका एजेंडा है उससे वो हटने पे किसी तरह तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है वो उस पर पूरी तरीके से काम होना चाहिए। अरब की खामोशी और अरब ने जो सपोर्ट दिया है वो उनको बहुत महंगा पड़ रहा है आने वाले समय के अंदर। इजराइल तो चाहता ही है कि इजिप्ट भी और जॉर्डन भी अगर डिस्टेबलाइज हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं, उसका बहुत समय से वो कहते हैं कि उसके चारों तरफ जो है वीक डिपेंडेंट स्टेट्स होनी चाहिए, छोटी छोटी, ताकि वो जो है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए वो सबसे बेहतर होगा। सीरिया में जैसे हो गया, लेबनान को कहते हैं वो उसका हिस्सा है, बिब्लिकल हिस्टोरिकल जो बिब्लिकल स्टेट थी, एम्पायर थी, उसका पार्ट है, तो वो लेबनान को भी अपना कहते हैं, पूरे लेबनान को कहते हैं। फिर उसके अलावा वो उनकी नज़र सीनाई के भी एक पार्ट पे है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जो क्लीन ब्रेक है उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब इनके ऊपर सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर है कि वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करें, और फिर उसके अलावा ये भी है कि पहले वो जो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है एक नया शहर बनाने में मदद करें सऊदी अरेबिया, ताकि जिसमें इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में वो चाहते हैं कि एक नया शहर बने जहाँ पे गाजा के लोग निकले उनको वहाँ पे बसाया जाए, और जो वेस्ट बैंक से लोग निकलेंगे उनको जॉर्डन में या और दूसरे मुल्क सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों में अलग अलग जगहों पे बैठाने का। कई प्रॉब्लम है, अरबों के पास न तो सेना है कोई लड़ने वाली जो लड़ सके, इजिप्ट की बची है। इजिप्ट को इजराइल का मानना यह है कि ठीक है अभी ये कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर कुछ समय के बाद वहां डेमोक्रेसी आ गई और नेशनलिज्म दोबारा से आ गई, जो लग रहा है कि नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग हो गई, इसीलिए सीरिया जो इजिप्शियंस हैं वो फिलिस्तीनियों को लेने पे नहीं तैयार, और वो चाहते हैं कि फिलिस्तीनी वहीं पे रहें। अगर वो वहां से आते हैं इजिप्ट या जॉर्डन के अंदर तो दोनों हुकूमतों में, दोनों कंट्रीज में
जो डिस्टेबलाइजेशन फैलने का डर, अराजकता भी फैल सकती है किसी स्टेट में, इसलिए कि इन दोनों जगहों पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, पता चलता नहीं कि कितनी पब्लिक ओपिनियन सडन कोलैप्स हो जाता है। जैसे हमने देखा था 2011 में अरब स्प्रिंग यानी बहार अरब जब आई, तो सब एक एक करके सब जगहों पे फैल गई, क्योंकि इनकी एक ही समस्या थी पूरे अरब देश की। इनकी एक ही ये एक ही लोग हैं, इनका खाना पीना रहना सहना और एक है। फिर उसके बाद इनका अधिकतर एक ही धर्म के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं वहाँ पे। तो ये और ये हमेशा से यूनाइट रहे हैं, तो वो एक साथ बस्ट हो जाता है, एक जगह से शुरू होता है दूसरी जगह फैल जाता है। बहुत बड़ी समस्या है। अब्राहम अकॉर्ड को अगर सऊदी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए सऊदी अरेबिया में एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ऐसा लगता है। अरबों के पास न तो कोई पहले प्लान था, ना आज प्लान है। ये आपस में लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ इनकी जो सारी प्लानिंग थी वो मिलिटेंट इस्लाम को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में। और मिलिटेंट इस्लामिक का जो एजेंडा था वो बेसिकली अमेरिकन था। अलकायदा हो या जितने भी उस समय ग्रुप्स बनाए गए थे, अलकायदा का तो मैनुअल भी CIA ने तैयार किया था। ये सब CIA की मदद से आए थे। रशियन सोवियत ट्रुप से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में जिहाद का नारा पाकिस्तान ने जो दिया था वो अमेरिका के बेहस पे दिया था। अमेरिका का मानना ये था इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सोवियत यूनियन की हार हो जाएगी, और वही हुआ। सोवियत यूनियन की वार से ये और कमजोर हुए। अब लगातार ये लोग इनकी अरबों की डिपेंडेंसी अमेरिका पे बढ़ती जा रही है, और उनके पास फाइटिंग फोर्स नहीं है। वो अमेरिका उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और पूरी तरीके से उनकी इकोनॉमी, उनकी सारे इंस्टीट्यूशंस जितने हैं स्टेट के, सिस्टम्स जितने हैं स्टेट के, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत, बहरीन, कतर, इन सब के अमेरिका के साथ लिंक है। इसलिए ये इनके लिए लड़ना भी मुश्किल होता है। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बड़ी समस्या है। अब ये लोगों की एक अरब लीग समिट हो जाएगी, उसमें बात करेंगे। ये लोग पूरी तरीके से गाजा का जो इनका प्लान है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसके खिलाफ है। अब किस तरीके से उसको, क्या वो अमेरिका पे इतना दबाव डाल पाएंगे कि वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट ना करे या फिलिस्तीनियों को वहीं रहने दे, मुझको नहीं लगता। इसलिए कि इजराइल में जूइश लॉबी और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट और नियोकॉन्स ये बहुत पावरफुल हो चुके हैं। इनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को इन ग्रुप्स ने सपोर्ट भी किया था और इनके इलेक्शन को फंड भी किया था। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।